नमस्कार विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर सामाजिक कुरीतियों पर मेरी चर्चा हो रही थी और पिछली क्लास के अंदर मैंने सती प्रथा के बारे में, त्याग प्रथा के बारे में और कन्यावध जैसी कुरीतियों के ऊपर प्रकाश डाला था और आपसे चर्चा की थी उन कुरीतियों के बारे में जो आजादी के बाद भी कहीं ना कहीं देखने को मिली। विद्यार्थियों, सती प्रथा जिसका जिक्र मैंने किया, रूप कंवर सती प्रकरण जिसकी मैंने बात की, कन्यावध के बारे में आपको बताया और त्याग प्रथा की भी चर्चा की। आज की क्लास में ऐसी और बहुत सारी कुरीतियों के ऊपर प्रकाश डालने वाला हूं। विद्यार्थियों, समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियां आज शिक्षित समाज के अंदर भी जीवित है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज शिक्षित समाज के अंदर भी ऐसी कुरीतियां कहीं ना कहीं मुबाहिर फैली पड़ी है। आपको जानकारी हो, उन कुरीतियों की तरफ आपका ध्यान आज की मेरी क्लास के अंदर मैं आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आज की क्लास के अंदर जिस कुरीति की तरफ आप तमाम विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो कुरीति बाल विवाह। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब मैं बाल विवाह की चर्चा करता हूं, जब बाल विवाह की बात करता हूं तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर यह कुरीति आज भी एक बड़े पैमाने पर व्याप्त है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जब बात बाल विवाह की होती है, यानी कि बच्चों की शादी, छोटी उम्र में शादी, कम उम्र की लड़की, कम उम्र का लड़का, या फिर शादी करने वाले जोड़े में किसी एक की उम्र का कम होना, विद्यार्थियों, बाल विवाह की कैटेगरी के मायने और बाल विवाह की कैटेगरी का मापदंड समाज की हर युग में अलग अलग रहा। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आम तौर पर जब छोटी उम्र के ऊपर लड़के और लड़की की शादी कर ली जाए, छोटे उम्र के अंदर लड़के और लड़की की शादी कर ली जाए, विद्यार्थियों आपको जानकारी, हम जिस राजस्थान की धरती पर रहते हैं, आपने ढोला मारू की शादी अगर सुनी हो तो विद्यार्थियों, ढोला की उम्र 2-2.5 साल तो मारू थाली के अंदर। कहने का मतलब इस प्रकार की शादियों के एग्जाम्पल भी हमने राजस्थान की धरती पर सुने हैं। राजस्थान की धरती पर आपको जानकारी हो, ऐसी प्रथा रही कि बच्चा जन्म बाद में लेता है और यह तय कर लिया जाता है कि लड़का होगा तो तेरे घर शादी करूंगा, लड़की होगी तो तेरे घर शादी करूंगा। यानी कहने का मतलब लड़का लड़की पैदा नहीं हुए उससे पहले ही हमने उनके संबंध भविष्य में कहां होने वाला है, हम लोगों ने यह तय कर लिया। हम ऐसे राजस्थान की धरती पर रहते हैं जब बाल विवाह एक आम कुरीति रही है। लेकिन विद्यार्थियों, दुर्भाग्य तब होता है जब छोटी उम्र में लड़के या लड़की की शादी हो गई। सपोज करिए एक लड़की की शादी होती है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस कुरीति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जैसे सपोज करिए किसी लड़की की शादी हुई और लड़की की उम्र 8 साल है, लड़के की उम्र 10 साल है। आपको जानकारी हो, ये विवाहित जोड़ा मान लो 5 या 6 साल गुजर गए और 5 या 6 साल गुजरने के बाद लड़की की उम्र 14 साल हो गई, तो सीधी सी बात है लड़के की उम्र 16 साल हो गई। लेकिन लड़की 14 साल की है, लड़का 16 साल का है, अभी भी बच्चा ही है, अभी भी एडल्ट नहीं है। लेकिन इस अवस्था के अंदर लड़के की मौत हो जाती है दुर्भाग्य से। आप सोचिए कि राजस्थान की धरती पर जब बाल विवाह आम बात रही, लेकिन विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था। वो लड़की जो महज 8 साल की उम्र में ब्याही गई और वो लड़की जो 14 साल की उम्र के अंदर विधवा हो गई। अब सोचिए, राजस्थान की धरती पर जब विधवाओं का विवाह उस जमाने में नहीं होता था और आज भी आम समाज के अंदर विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता है, तो विधवा का जब पुनर्विवाह नहीं होता है, घर में कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, उस विधवा के दर्शन को अपशगुन मान लिया जाता है। वो विधवा महंगे कपड़ों को धारण नहीं कर सकती, वो विधवा घर के कोने के अंदर दुबक कर रह जाती है। वो विधवा जो सामाजिक ताने बाने में लोगों की कुंठित मानसिकताओं का शिकार होती है, वो विधवा महिला, विद्यार्थियों गौर करिए, जो महंगे आभूषणों को धारण नहीं कर सकती, वो समाज के अंदर जितने एक पुरुष या महिला के अपने शौक होते हैं, उन शौकों से वो दूर हो जाती है। आपको जानकारी हो, उसकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आपको जानकारी हो, ऐसे समाज के अंदर जहां लड़की का पुनर्विवाह नहीं है और ऐसे समाज में जब बाल विवाह हो, तो आप सोचिए कितनी बड़ी परेशानियां भविष्य के अंदर जन्म लेने वाली होती है, जिसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, आम तौर पर जब छोटी उम्र के अंदर लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती थी
वो लड़का और लड़की जो 8-10 साल की उम्र में शादी का मतलब नहीं समझते, जो शादी को केवल गुड्डे और गुड़ियों का खेल समझते हैं, ऐसे लड़के और लड़की जो शादी को गुड्डे और गुड़ियों का खेल समझते हैं और जिनके लिए शादी का मतलब केवल नए नए वस्त्र पहनना, जिनके लिए शादी का मतलब अलग अलग प्रकार के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाना, जिनके लिए शादी का मतलब केवल बैंड बजा और बारात। विद्यार्थियों, आप सोचिए शादी क्या बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसका एहसास नहीं, और ऐसे लड़के और लड़कियों की शादी जब हो जाती है तो कितनी बड़ी परेशानियां उनके जीवन में रहती होगी। वो लड़के और लड़कियां शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं क्योंकि समय से पहले ही जिम्मेदारियां उनको घर कर लेती है। वो लड़के और लड़की जो मानसिक रूप से भी अपरिपक्व है, शारीरिक रूप से भी अपरिपक्व है, उनकी जिंदगी में कई बार ये शादी खतरनाक मंजर भी लेकर आ जाती है। और वो लड़के और लड़की जब बड़े हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के विचारों में मेल नहीं बैठता, तो नौबत परिवारों के बिखरने की भी आती है। हालांकि आप दर्शकों में भी कई लोग जो बाल विवाह के पक्षधर रहते होंगे, वो ये तर्क भी दे सकते हैं कि छोटी उम्र में लड़के लड़की की शादी हो जाए, घर कैसे टूटेगा। आज बड़ी उम्र में शादियां होती है, वहां भी घर टूट जाते हैं। देखिए, पक्ष और विपक्ष तो हर मुद्दे का हो सकता है, लेकिन हम शिक्षित होने के बाद भी अगर बाल विवाह को जायज ठहराएंगे, देखिए मान लिया छोटी उम्र वाले भी घर टूटते हैं और बड़ी उम्र में शादी के बाद भी घर टूटते हैं, लेकिन बड़ी उम्र होने के बाद कम से कम हमें इस बात का सुकून तो होता है कि यह फैसला मेरा है। छोटी उम्र के अंदर जब शादी की समझ ही नहीं और वहां लड़के और लड़की का विवाह कर लिया जाए, तो निश्चित सी बात है कि बाद में हम अपने माता पिता को दोष देते हैं कि अपरिपक्व अवस्था में ही मेरी शादी हो गई, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, बाल विवाह के गुण और दोष पर, गुणावगुण पर चर्चा तो फिर कभी करेंगे, क्योंकि मुद्दा अपने आप में व्यापक है और परीक्षाएं कांस्टेबल की तो मुंह बाए खड़ी है। लेकिन विद्यार्थियों, ये बाल विवाह जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर ये बाल विवाह आमतौर पर एक कुरीति रही। और राजस्थान के अंदर अगर मैं पर्टिकुलर किसी तिथि की बात करूं तो अक्षय तृतीया, ध्यान देना, ये अक्षय तृतीया जो अणपोछे मुहूर्त का सावा है, ये जो आखा तीज का सावा है, विद्यार्थियों गौर करिए, अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल तृतीया। हम जिस राजस्थान की धरती पर रहते हैं, वहां तो किसी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद में जो नारियल होता है, उस नारियल के बल पर भी कई छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाया करती है। आप जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से भी कई लोग आखा तीज के शिकार हुए होंगे, ऐसा लगता है मुझे। आपको जानकारी हो, अक्षय तृतीया या आखा तीज आप में से कोई शिकार हुआ है तो जरूर बताइएगा। अक्षय तृतीया या आखा तीज को बाल विवाह राजस्थान के अंदर आम तौर पर होते हैं। आपको ध्यान हो, आज भी हमारी सरकार है, अक्षय तृतीया जब आती है हमारा प्रशासन सचेत होता है। स्कूल की छुट्टी भी हो तो स्कूल में प्रिंसिपल को बैठने का आदेश होता है कि भाई अगर कहीं बाल विवाह की शिकायत मिलती है तो उम्र वेरीफाई कहां से होगी, स्कूल से होगी कि निश्चित उम्र से लड़का या लड़की ज्यादा है या नहीं है। आपको ध्यान हो, अक्षय तृतीया पर आज भी कहते हैं कि यह अनपोछा सावा तो है ही, लेकिन बाल विवाह भरपूर इस तिथि को होते हैं, अक्षय तृतीया को होते हैं, आखा तीज को होते हैं। और मैं अगर अक्षय तृतीया या आखा तीज की बात करूं तो इस दिन भरपूर संख्या में बाल विवाह होते हैं, जिसको रोकने का प्रयास आपको जानकारी हो आम तौर पर जो है वो हमारा प्रशासन करता है, क्योंकि बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत ये बाल विवाह बिल्कुल ही क्या है, गैर कानूनी है। विद्यार्थियों, मैं आपका ध्यान यहां पर आकर्षित करना चाहूंगा, विवाह के लिए राजस्थान की धरती पर एक लिमिटेड उम्र होनी चाहिए, एक निश्चित उम्र होनी चाहिए। इस बाबत जो प्रयास सबसे पहले जो गंभीर प्रयास देखने को मिला वो वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा का प्रयास देखने को मिला। जरा ध्यान से देखना, वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा जिसकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं, ये वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा, आपको ध्यान हो ये महोदय वॉल्टर कौन थे? महोदय वॉल्टर राजपूताने के एजीजी हुआ करते थे। महोदय वॉल्टर राजपूताने के एजीजी हुआ करते थे और महोदय वॉल्टर जब राजपूताने के एजीजी बनकर अजमेर की धरती पर आए तो इन्होंने राजस्थान के अंदर विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने का प्रयास किया। महोदय वॉल्टर राजपूताने के एजीजी बने 1887 के अंदर। 1887 के अंदर मिस्टर वॉल्टर, आपको जानकारी हो, राजपूताने के एजेंट टू गवर्नर जनरल बने, एजीजी बने। और मिस्टर वॉल्टर राजपूताने के एजीजी बनने के बाद विद्यार्थियों 1888 के अंदर कहते हैं कि 10 मार्च
1888। आपको जानकारी हो 10 मार्च 1888। ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि 1887 में जब मिस्टर वॉल्टर राजपुताने के एजीजी बनकर आए तो उन्होंने राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जो पॉलिटिकल एजेंट बैठे थे उन पॉलिटिकल एजेंट को एक सर्कुलर लिखा, एक परिपत्र लिखा। आपको जानकारी हो उस परिपत्र में उन्होंने राजस्थान के अंदर बाल विवाह जैसी बहुत सारी कुरीतियों को रोकने की बात करी थी। ध्यान देना, एक सर्कुलर निकाला राजपुताने के एजीजी ने, और राजपुताने के एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर वॉल्टर ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों में बैठे पॉलिटिकल एजेंट को परिपत्र लिखकर और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने की बात करी थी। मगर विद्यार्थियों, आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि 10 मार्च 1888 को अजमेर के अंदर एक सभा बुलाई और जिसमें विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। कहते हैं कि अजमेर के अंदर 10 मार्च 1888 को जब मिस्टर वॉल्टर के द्वारा बुलाया गया, पहला सम्मेलन हुआ, तो पहले सम्मेलन के अंदर राजपुताने की विभिन्न रियासतों के 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन 41 प्रतिनिधियों के अंदर विद्यार्थियों भरतपुर, बांसवाड़ा और धौलपुर जैसी रियासतें शामिल नहीं हुई। भरतपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर जैसी रियासतें इस वॉल्टरकृत हितकारिणी सभा के सम्मेलन के अंदर सम्मिलित नहीं होती है। लेकिन विद्यार्थियों, वॉल्टर के सम्मेलन के अंदर जो 41 प्रतिनिधि आए, एक कहते हैं कि इस वॉल्टरकृत हितकारिणी सभा के सम्मेलन के अंदर यह कहा गया कि जो एक तो यह कहा गया कि विवाह के लिए लड़के और लड़की की उम्र निश्चित होनी चाहिए, और दूसरा यह कहा गया कि जो मरने पर भी जो मौसर होता है उसका खर्चा भी कंट्रोल होना चाहिए, मृत्यु भोज का खर्चा भी नियंत्रित होना चाहिए। यानी वॉल्टर के सम्मेलन में मुख्य रूप से 2 प्रस्ताव रखे गए। एक तो विवाह के लिए निश्चित उम्र का प्रावधान हो जाए कि लड़के और लड़की की उम्र निश्चित कर दी जाए, यानी कि छोटी उम्र में विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाए। और दूसरा, मृत्यु से संबंधित बात भी की गई कि जो मृत्यु भोज राजस्थान की एक बहुत बड़ी कुरीति है, मौसर जो राजस्थान की एक बहुत बड़ी कुरीति है, उस मृत्यु भोज या मौसर पर होने वाले खर्चे को भी नियंत्रित किया जाए, उस खर्चे को भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये 2 प्रस्ताव वॉल्टर के पहले सम्मेलन में रखे गए। लेकिन विद्यार्थियों, वॉल्टरकृत हितकारिणी सभा के द्वारा ये एक तरीके से हितकारिणी सभा का रूप ही बन गया। हालांकि जिस समय 10 मार्च 1888 को उन्होंने सम्मेलन बुलाया, उस समय संस्था का नाम वॉल्टरकृत हितकारिणी सभा नहीं रहा, लेकिन यह सम्मेलन ही अपने आप में वॉल्टरकृत हितकारिणी सभा में कन्वर्ट हो गया। आपको जानकारी हो, विवाह की उम्र निश्चित होनी चाहिए और मृत्यु भोज या मौशर, इसके ऊपर भी खर्च जो है वो नियंत्रित होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों, वॉल्टरकृत हितकारिणी सभा ये दूसरे सम्मेलन के रूप में वापस इसकी बैठक होती है, और इसकी बैठक होती है जनवरी 1889 के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि पहले जो 41 प्रतिनिधि आए थे, उन 41 प्रतिनिधियों में 20 ही पुराने प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हो पाते हैं। 20 पुराने प्रतिनिधि शामिल हो पाते हैं, और यह वॉल्टरकृत हितकारिणी सभा, आपको जानकारी हो, इस वॉल्टरकृत हितकारिणी सभा के अंदर कहते हैं कि 20 सदस्य ही शामिल हो पाते हैं, और 20 सदस्य जो शामिल होते हैं, माना जाता है कि पुराने 20 सदस्य इसमें आए और ये हितकारिणी सभा कुछ फैसलों को करके और उठी, और फैसले जो हुए उसमें यह कहा गया कि विवाह की उम्र 14 और 18 साल, मतलब लड़की के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 14 साल कर दी जाए और लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी जाए। विद्यार्थियों, ध्यान देना, जनवरी 1889 में वॉल्टरकृत हितकारिणी सभा का जब सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के अंदर पुराने 20 प्रतिनिधि जब शामिल हुए, तो आपको जानकारी हो, इसमें लड़के के विवाह की उम्र जो निर्धारित की गई वो 18 वर्ष की गई और लड़की के विवाह की उम्र 14 साल की गई। साथ में एक आदमी के द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखे जाने की जो प्रथा रही, बहुविवाह प्रथा, विद्यार्थियों, इस बहुविवाह प्रथा को भी निषेध घोषित करने का प्रयास वॉल्टरकृत हितकारिणी सभा के द्वारा किया गया। इसका मतलब ये वॉल्टरकृत हितकारिणी सभा जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, आपको जानकारी हो, राजपुताने के एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर वॉल्टर 1887 के अंदर वो आए थे राजस्थान। उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट्स को परिपत्र लिखकर सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के बारे में लिखा। फिर 10 मार्च 1888 को अजमेर के अंदर पहला सम्मेलन होता है। 41 प्रतिनिधि राजपुताने के भाग लेते हैं। इसमें विवाह की उम्र को निश्चित करने का प्रस्ताव रखा जाता है। साथ में मृत्यु भोज या मौशर की जो कुप्रथा राजस्थान में चल रही थी और जिसके कारण कईयों के
परिवार का सदस्य भी चला जाए और उसके बाद भी उसका घर उजड़ जाए, अमल और डोडे, अफीम और डोडे की भेंट उसका परिवार पूरी जिंदगी उससे उभर नहीं पाता था। आपको जानकारी हो, इस मृत्यु भोज के खर्चे को भी कंट्रोल करने की बात की गई। जनवरी 1889 के अंदर वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा के प्रतिनिधि फिर से इकट्ठे होते हैं, लेकिन पुराने 41 में से केवल 20 प्रतिनिधि इसमें शरीक होते हैं। बावजूद इसके यह संस्था लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की न्यूनतम उम्र विवाह की 14 साल को निर्धारित कर देती है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इसके अलावा बहु विवाह प्रथा को भी निषिद्ध घोषित करने का प्रयास इस संस्था के द्वारा जो है वो किया जाता है। मैं बताना यह चाहूंगा कि 1888-89 से लेके 1888-89 के अंदर यह वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा का कार्य प्रारंभ होता है और 1938 तक लगातार यह संस्था, आपको ध्यान हो, कई किताबें 1936 भी लिख सकती है। वॉल्टर कृत, देखो मिस्टर वॉल्टर तो चले गए, लेकिन राजस्थान के अंदर वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए 1889 से लेके और 1937-38 तक ये संस्था लगातार कार्य करती रही और विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास भी संस्था के द्वारा किया जाता रहा। मगर विद्यार्थियों, एक बात आपके ध्यान में और लाना चाहूंगा कि आपको ध्यान हो, 1891 के अंदर जो है मिस्टर बंगाली के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट भी बना भारत के अंदर, मगर उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। भारतीय इतिहास जब पढ़ेंगे तब उसकी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यहां मैं जिस महत्वपूर्ण अधिनियम की चर्चा जो करने वाला हूं वो करने वाला हूं शारदा एक्ट के बारे में। विद्यार्थियों, जब बाल विवाह की बात आती है तो बाल विवाह निरोधक कानून के रूप में शारदा एक्ट की चर्चा तो निश्चित रूप से होती है। आपको जानकारी हो, अजमेर के रहने वाले राजस्थान के एक मशहूर इतिहासकार हुए जिनका नाम था मिस्टर हरविलास सारदा। इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे और एक बहुत माने हुए लेखक है। अजमेर के रहने वाले बहुत मशहूर विद्वान इतिहासकार मिस्टर हरविलास सारदा, अगर नाम आपने सुना है तो हरविलास सारदा ने बाल विवाह की कुरीति को रोकने का प्रयास किया था। आपको जानकारी हो, वो विधायिका के सदस्य भी रहे और जब वो विधायिका के सदस्य रहे तो बाल विवाह की कुरीति के विरोध में उन्होंने आवाज भी उठाई। और आपको जानकारी हो, बाल विवाह नाम की जो कुरीति है, इस कुरीति के विरोध में केंद्रीय विधायिका के अंदर आवाज उठाने वाले अजमेर के रहने वाले मशहूर इतिहासकार हरविलास सारदा हुआ करते थे। हरविलास सारदा की आवाज का असर हुआ और हरविलास सारदा के प्रयासों से आपको जानकारी हो 1929 के अंदर एक कानून बना। 1929 का वर्ष जब मैं बात करता हूं, आपको ध्यान हो, भारत के वायसराय उन दिनों मिस्टर लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। और अगर याद नहीं आ रहा हो तो 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और उस समय महात्मा गांधी का लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखना, लॉर्ड इरविन का 11 मांगों को ठुकराना और तब महात्मा गांधी का ये कहना कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला और अब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करने को मजबूर हूं। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज होना, फिर साबरमती से दांडी की यात्रा 1930 के अंदर, वो सारा घटनाक्रम तो आप भारतीय इतिहास में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको जानकारी हो, 1929 के अंदर उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ये इसलिए मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिक्र किया क्योंकि कई विद्यार्थी क्या 1929 में शारदा एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन आप भूल जाते हैं, तो दिमाग में लाइए उससे संबंधित आसपास की कोई घटना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन तब कौन थे? लॉर्ड इरविन ही थे। तो 1929 के अंदर भारत में तत्कालीन वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन। और मैं बताना चाहूंगा कि लॉर्ड इरविन के काल के अंदर अजमेर के रहने वाले हरविलास सारदा ने जब केंद्रीय विधायिका में आवाज उठाई तो उस आवाज का असर यह हुआ कि वायसराय इरविन के काल में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 बनाया गया। यह जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 है, इसी अधिनियम को आपको जानकारी हो, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ये जो कानून है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को ही हरविलास सारदा के नाम से हम कहते हैं शारदा एक्ट। हरविलास सारदा के नाम से ही इस एक्ट का नाम पड़ गया शारदा एक्ट। ये शारदा एक्ट कह दो, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 कह दो। इसके अंदर यह तय किया गया था कि एक लड़की की उम्र विवाह के लिए होनी चाहिए 14 साल और एक लड़के की उम्र विवाह के लिए होनी चाहिए 18 साल।
यह बात अलग है कि 1940 के अंदर इस शारदा एक्ट में जब संशोधन हुआ तो 1940 के अंदर शारदा एक्ट में संशोधन के द्वारा लड़की के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 14 की जगह कितने साल कर दी गई? 15 साल। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो 1929 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन थे और लॉर्ड इरविन के काल में जब बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 बनाया गया तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 या जिसको हम कहते हैं शारदा एक्ट, इस शारदा एक्ट के द्वारा लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 साल और लड़के के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल निर्धारित कर दी गई। लेकिन विद्यार्थियों 1940 के अंदर इस शारदा एक्ट में संशोधन हुआ और शारदा एक्ट में जब संशोधन हुआ तो विद्यार्थियों शारदा एक्ट में संशोधन के द्वारा कहते हैं कि शारदा एक्ट में संशोधन के द्वारा लड़की की न्यूनतम उम्र विवाह के लिए 15 साल कर दी गई, लड़के की उम्र वही 18 साल रही। लेकिन फिर एक बात आती है 1900, आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, जरा ध्यान दें, मैं एक बात यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि शारदा एक्ट के अंदर एक और संशोधन हुआ 1978 के अंदर। 1978 के अंदर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शारदा एक्ट भारत की आजादी के बाद भी अस्तित्व में रहा और 1978 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार, मोरारजी भाई देसाई आपको जानकारी हो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई थे। ये गुजरात से बिलोंग करते थे, आपको जानकारी हो मोरारजी भाई देसाई गुजरात से बिलोंग करते थे। 1977 में जब जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के परिणाम के कारण कहते हैं कि कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई देश की राजनीति के अंदर, तो 1977 में मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि कभी वो भी कांग्रेस में रहा करते थे लेकिन अभी कांग्रेस छोड़कर वो जनता पार्टी के खेमे में थे और मोरारजी भाई देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो विद्यार्थियों 1978 के अंदर उन्होंने शारदा एक्ट में संशोधन कर दिया और शारदा एक्ट में संशोधन करके उन्होंने लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल कर दी गई। आपको ध्यान हो, लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल। 1978 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने जब यह प्रस्ताव पास किया तो यह भी वास्तव में अभी शारदा एक्ट को खत्म नहीं किया है। मोरारजी भाई देसाई ने भी शारदा एक्ट में केवल अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है, अभी शारदा एक्ट समाप्त नहीं हुआ है। 1978 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी कर दी? 21 साल। पर विद्यार्थियों बीच में एक बात यहां पर जो रह गई वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, और वो बात ये रही कि शारदा एक्ट की बात तो हमने 1929 में की, लेकिन ये शारदा एक्ट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में। ध्यान दें, 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट पूरे देश के अंदर लागू हुआ। यह बात ध्यान रखना इस चीज को। शारदा एक्ट बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 या जिसको शारदा एक्ट कहते हैं, यह 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में लागू हुआ। इसमें लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 साल, लड़के के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल रही। 1940 में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करने के पश्चात लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 15 साल कर दी गई। 1978 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने जब फिर अमेंडमेंट किया शारदा एक्ट में तो लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी कर दी गई? 21 साल कर दी गई। लेकिन विद्यार्थियों एक बात यहां पर आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यह शारदा एक्ट 2005-6 के अंदर समाप्त कर दिया गया। 2005-2006 के अंदर यह शारदा एक्ट समाप्त हो गया और शारदा एक्ट समाप्त होने के बाद जो नया विवाह अधिनियम आया, आपको जानकारी हो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो 2005-6 का है। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो यह शारदा एक्ट 2005-6 से पहले अस्तित्व में था, लेकिन 2005-6 के अंदर जब बाल विवाह का नया निरोधक अधिनियम आया तो इस अधिनियम के अंदर भी उम्र तो वही रखी गई शारदा एक्ट वाली, यानी शारदा एक्ट में जो उम्र है ना वही उम्र शारदा एक्ट वाली फिर से रखी गई। फिर से लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई? 18 साल
और फिर से लड़के के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई? 21 साल। लेकिन इस बार यह प्रावधान भी किया गया कि अगर बाल विवाह होता है, बच्चों की शादी होती है, अगर 18 साल से कम लड़की की शादी होती है, 21 साल से कम लड़के की शादी होती है, तो शादी के लिए जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, इवन कैंकुपत्री लिखने वाला, ढोली जो ढोल बजाने आया है, बाराती जो बारात में आए जीमने के लिए, टुक्कर टूर्नामेंट करने के लिए, आपको जानकारी, वो सारे लोग दोषी है, उन सबको सजा मिलेगी। स्कूल का कोई मास्टर अपने किसी स्टूडेंट की शादी में बैठा है और किसी ने फोटो खींच लिया, वो भी दोषी है, उसको भी जेल होगी, उसको भी सजा होगी, उस पर भी जुर्माना। देखो, कानून अलग बात है, लेकिन हम कानून जितने बनते हैं, जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तब तक कानून का कोई फायदा नहीं। मगर कानून ये बनाया हम लोगों ने, कानून हमने ये बनाया कि अगर छोटे बच्चे की शादी होती है तो उस शादी में शरीक होने वाला चाहे शिक्षक हो, चाहे अफसर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे ढोली हो, चाहे बाराती हो, चाहे कैंकुपत्री छापने वाला हो, आपको जानकारी हो, ये सारे लोग दोषी है। कई बार तो आखातीज के मौके पर सरकार प्रेस वालों को भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन देती है कि जिन लड़के लड़की की शादी है उनकी मार्कशीट, वेरीफाइड मार्कशीट देखकर फिर कैंकुपत्री छापे। आपको ध्यान हो, जितने लोग आखातीज के अवसर पर विशेष सावधानियां ये हमारी सरकारें बरतती है, होता है नहीं होता है, कानून की धज्जियां कैसे उड़ती है, ये कहने की जरूरत मुझे नहीं है। जिस देश के अंदर साक साक पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? जिस देश में साक साक पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, कहने की बात नहीं है। विद्यार्थियों, जब चांद में ही दाग हो तो गगन क्या करे? जब चांद में ही दाग हो तो गगन क्या करे? जब फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे? मेरा तिरंगा मुझसे रोकर पूछे, जब कुर्सी ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे? विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो तो कानून भले कितने बना लो, होने वाला कुछ भी नहीं है। बाल विवाह के अंदर छोटी उम्र में विवाह होने पर आपको ध्यान, हमारे देश का पूरा सिस्टम क्या, मैं भी करप्ट, आप भी करप्ट, सर, पूरे देश के अंदर हम लोगों ने करप्ट सिस्टम में जन्म लिया और हम करप्ट सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं पाक साहब हूं, मैं भी करप्ट हूं, आप भी करप्ट है, वी ऑल आर करप्ट, क्योंकि हमने करप्शन ही सीखा है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैं बताना चाहूंगा, आपको गौर करिएगा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2005-6 जब लागू हुआ तो इसके अंदर बाकायदा जितने भी लोग बाल विवाह में इन्वॉल्व है वो सब दोषी है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से ये कानून जो है वो ये कहता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो शारदा एक्ट है, अब शारदा एक्ट अस्तित्व में नहीं है 2005-6 के बाद, पहले अस्तित्व में था। मोरारजी भाई ने जो संशोधन किया वो शारदा एक्ट में किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, आपको जानकारी हो, अटल बिहारी जी तो 2004 में फील गुड का शिकार हो गए थे। 2005-6 में जब मनमोहन सिंह जी भारत के पीएम रहे, उस दरमियान वो बाल विवाह निरोधक अधिनियम, आपको जानकारी हो, नया बना, शारदा एक्ट खत्म हो गया और आज के प्रावधानों के अंदर ये कहते हैं कि लड़के और लड़की की शादी वही उम्र है 18 साल और 21 साल। अब सोचिए शादी को चलाना कितना मुश्किल है, देश चलाने से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि देश के लिए वोट करते उम्र 18 साल है, यानी हमारी सरकार समझती है 18 साल का युवा वोट सही कर सकता है, मतलब देश को कौन सही चलाएगा यह फैसला कर सकता है। लेकिन शादी सही चलेगी नहीं चलेगी, लड़की तो 18 साल में फैसला कर सकती है, पर लड़का 21 साल से पहले, साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा बताऊंगा, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, लड़के बाद में मैच्योर होते हैं। लड़की पहले परिपक्व होती है, लड़का बाद में परिपक्व होता है। बहुत जल्दी साइकोलॉजी पर आ रहा हूं, अगले ही महीने नवंबर के अंदर, ध्यान देना विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं। आप लोगों का स्नेह मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। मुझे पता है 30-40 विद्यार्थी देखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट 30 भी देखे तो बड़ी बात है। ये 30 भी 30,000 से ऊपर है अगर कंसिस्टेंसी के साथ में ये 30 विद्यार्थी देखते हैं। गौर करिएगा, मैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम की बात जब कर रहा हूं, मैं एक जानकारी आपको यहां पर और देना चाहूंगा। विद्यार्थियों कहते हैं कि आजादी से पहले तो बाल विवाह को रोकने के कई प्रयास हुए, लेकिन यह बाल विवाह पूरी तरीके से कभी समाप्त हो नहीं पाया। लेकिन विद्यार्थियों एक चीज बताना चाहूंगा,
राजस्थान में बाल विवाह के साथ ही एक अनमेल या बेमेल विवाह की प्रथा भी बुरी कुरीति रही है। अनमेल विवाह कह दो, बेमेल विवाह कह दो। बेमेल विवाह विद्यार्थियों आज भी होते हैं। आज भी राजस्थान के अंदर कई जगह हम देखते हैं कि एक आदमी जो अपनी संतान का विवाह करना चाहता है, लेकिन आदमी कर्जे से दबा हुआ है, आदमी कई सारी पारिवारिक विपदाओं में घिरा हुआ है, समाज का दबाव है कि तेरी लड़की बड़ी हो रही है, शादी नहीं की, और जब लड़की के लिए योग्य वर नहीं मिलता या फिर किसी पूंजीपति साहूकार के ऋण के तले जब एक गरीब आदमी दबा हुआ होता है तो अपनी 15, 16, 17 साल की लड़की का विवाह 50 साल के बूढ़े से भी करने के लिए एक आदमी तैयार हो जाता है। सोचिए उस बाप पर क्या बीतती होगी जो अपनी 16 साल की कलेजे की टुकड़ी वो किसी 50 साल के बूढ़े के हाथ में दे रहा है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये बेमेल विवाह या अनमेल विवाह जिसमें उम्र का बहुत ज्यादा गैप, देखिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी ठीक, पर जब 5, 6, 7 से ज्यादा, मतलब देखो 5 साल, 7 साल, ये गैप तो हमारे आमतौर पे कल्चर में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब 15 साल का गैप, 20 साल का गैप, 25 साल का गैप, 30 साल का गैप, 50 साल का गैप, अब सोचिए वो लड़की और वो लड़का क्या बूढ़ा, उसकी उम्र में ही एक पीढ़ी का अंतर हो गया। मैं साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, जनरेशन गैप विचारों में अंतर लेकर आती है और बहुत सारी समस्याओं, किशोरावस्था जब साइकोलॉजी में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, किशोरावस्था के अंदर आमतौर पर स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना जन्म लेती है, किशोरावस्था के अंदर मानसिक तनाव जन्म लेते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट हुए मिस्टर स्टैनली हॉल, वो कहते थे एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म। किशोरावस्था दबाव, तूफान और झंझावातों का काल है। विद्यार्थियों, अब सोचिए किशोरावस्था में ये झंझावात क्यों होते हैं? क्योंकि एक किशोर का अपने माता पिता के साथ पीढ़ी का अंतर है। जब माता पिता के साथ पीढ़ी का अंतर है तो 18 साल की लड़की का 50 साल के बूढ़े के साथ में जनरेशन गैप है कि नहीं है? फिर भी विवाह होता है, ये बेमेल विवाह। और विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर इस बेमेल विवाह को रोकने के लिए 1903 के अंदर राजस्थान की जिस रियासत ने सबसे पहले कानून बनाया वो अलवर रियासत थी। और कहते हैं कि अलवर रियासत के महाराजा हुए जय सिंह जी। अलवर रियासत के महाराजा जय सिंह वैसे भी एक सुधारवादी, क्योंकि जब मैं, आपको ध्यान हो, राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल, तो उसका नामकरण अलवर के महाराजा जय सिंह जी के सुझाव पर ही रखा गया था। आपको ध्यान हो 1903 के अंदर अलवर के महाराजा जय सिंह जी ने एक कानून बनाया, और अलवर रियासत के महाराजा जय सिंह जी ने जब कानून बनाया तो वो कानून था अनमेल विवाह निरोधक कानून। ध्यान देना, राजस्थान के अंदर अनमेल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहले कौन सी रियासत ने कानून बनाया? विद्यार्थियों, अलवर रियासत ने बनाया। और मैं बताना चाहूंगा, अलवर के महाराजा जय सिंह जी ने 10 दिसंबर 1903 को ये कानून जो है वो लागू किया था। ये अनमेल विवाह निषेध अधिनियम, इसका वैसे पूरा नाम था अनमेल व बाल विवाह दोनों का एक साथ, अनमेल व बाल विवाह निषेध कानून इसको हम कह सकते हैं, अनमेल व बाल विवाह निरोधक कानून कह सकते हैं। अलवर के महाराजा जयसिंह जी के काल में यह कानून लागू हुआ 10 दिसंबर 1903 को। यह कानून, विद्यार्थियों, आपको मैंने बाल विवाह के बारे में बताया, मैंने आपको अनमेल विवाह के बारे में बताया, लेकिन बाल विवाह और अनमेल विवाह के बाद मैं राजस्थान की एक और कुरीति पर आपको लाना चाहूंगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, विद्यार्थियों, मैं आपको एक और कुरीति पर लाना चाहूंगा, और एक और कुरीति के रूप में मैं बात कर रहा हूं दहेज प्रथा के बारे में। ध्यान देना, राजस्थान की एक और कुरीति के ऊपर मैं ला रहा हूं, और आपको जानकारी हो, मैं जिस कुरीति की चर्चा कर रहा हूं, मैं दहेज प्रथा की बात कर रहा हूं। और विद्यार्थियों, दहेज प्रथा राजस्थान की एक बहुत बड़ी कुरीति है। वैसे दहेज के बारे में मैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें बता रहा हूं। आपको ध्यान हो, भारतीय कल्चर के अंदर जो दहेज का कॉन्सेप्ट आया, दहेज के कॉन्सेप्ट के अंदर कहते हैं कि जब एक लड़की की शादी होती है, मतलब वधू, उस वधू के पिता या माता पिता कह दो, उस वधू के पिता या वधू के परिवार वाले उस वधू को इतनी धनराशि दे देते हैं कि एक तरीके से वो राशि जो वो दहेज है, वो वास्तव में दहेज, इस पर अधिकार उस वधू के होने वाले पति मतलब लड़के का नहीं है, ये वास्तव में स्त्री धन है। ध्यान दीजिएगा, ये दहेज वास्तव में स्त्री धन है। और एक लड़की का पिता अपनी इच्छा से
अपनी इच्छा से, भारतीय कल्चर में जो ये रिवाज आया कि एक वधू का पिता अपनी इच्छा से अपनी बेटी को स्त्री धन देता है, उसको इतनी संपत्ति या फिर ऐसी सामग्री घर परिवार चलाने के लिए, जैसे आपको ध्यान हो, पलंग दे दिया, सोफे दे दिए, कुर्सियां दे दी, बर्तन दे दिए, सोने चांदी के जेवर दे दिए, वो सारा सामान दे दिया कि वो लड़की भविष्य के अंदर अपना पृथक घर भी अगर चलाती है तो उसके पास अपना, मतलब वो उसको किसी भी चीज की भविष्य में दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि दिक्कत नहीं है तो फिर लड़की के पिता नहीं क्यों दिए? क्या उसका पति नहीं कमाएगा? बिल्कुल कमाएगा। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जैसे हिंदू उत्तराधिकार कानून ये कहता है कि पिता की संपत्ति के अंदर पुत्र का और पुत्री का बराबर हिस्सा होता है। ये तो आप सब मानते हैं, पुत्र और पुत्री का बराबर हिस्सा होता है। तो हमारे भारतीय समाज के अंदर जो परंपरा रही ना, उस परंपरा के अंदर एक पिता ने अपनी पुत्री को एक बार दे दिया दहेज के अंदर। इसके अलावा हर वार त्योहार, देखो शादी से पहले तो पुत्री को भी देते हैं, पुत्र को भी देते हैं, वो अलग बात है। अब अगर किसी घर में बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट मानसिकता है तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे शादी से पहले तो पुत्र पुत्री दोनों एक तरीके से बराबर ही ट्रीट है। लेकिन शादी के बाद पिता ने पुत्री को दहेज के रूप में दे दिया। वार टोणे अपना भाषा में कहे मड्र रूप में, वो ना कपड़ा बीजा या मिठाई विठाई या बस आभूषण बीजा वही दे। लेकिन उसके अलावा जो बड़े मौके होते हैं, एक तो दहेज और दूसरा उस पुत्री का पुत्र या पुत्री की जब शादी होगी, ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री की, तो एक बड़ी धनराशि मायरे के रूप में या मामेरे के रूप में दी जाती है। तो दहेज और मायरा ये दो बार एक पुत्री को उसके जीवन काल के अंदर अपने पिता से मिल गया, एक बार खुद के लिए और एक बार खुद के पुत्र या पुत्री की शादी पर वो मिला तो पुत्री को ही, उसके परिवार को, ध्यान देना। तो कहने का मतलब दहेज और मामेरा ये दो बड़े स्टेप है जहां पर एक पुत्री को अपने पिता से बड़ी धनराशि मिली या बड़ा सामान मिला। इसके बाद वो पुत्री ये समझ लेती है कि मुझे अपने पिता से जो मेरा हक है वो मुझे मिला है और मेरे पिता ने अपनी इच्छा से और अपनी हैसियत से मुझे दिया है। तो फिर वो पुत्री, आपको जानकारी हो, वो पुत्री अपने पिता की संपत्ति के अंदर अपना अधिकार नहीं जताती थी। लेकिन समय के साथ में दहेज के जो लालची भेड़िए हैं, उन्होंने दहेज के लालची भेड़िए, मुझे ध्यान आगे सर आ चुके हैं, मैं अभी बहुत जल्दी ध्यान दीजिएगा, हाँ इस वीडियो को खत्म करूंगा। आपको जानकारी हो, दहेज के जो लालची भेड़िए हैं उन्होंने वधू पक्ष वालों से डिमांड करना प्रारंभ कर दिया। और हम बात करते हैं पढ़े लिखे लोग, लेकिन हद तब हो जाती है जब पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा बेड़िए हो जाते हैं। वो डिमांड करते हैं कि भाई मैं आईएएस हूं, अब मेरे को तो आप कम से कम आधा किलो सोना, फॉर्च्यूनर कार ये दोगे तो ही शादी करूंगा। कई बार तो हद तब होती है जब लड़के वाले लड़की वालों के घर फेरे के लिए गए और फेरों से एन पहले डिमांड करते, हमको तो इतना दोगे, आप 10 लाख रुपए की एफडी कराओगे तो ही मेरा लड़का फेरे में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, बरा धनागड़ी पाची ले जाऊं। और जिदे एड़े टोने माथे आयन कोई धमकी दे, उए टोने एक लड़की रो बाप, आपको ध्यान हो, लड़की का पिता विवश होकर, क्योंकि लड़की को जिस लड़की एक घर की प्रतिष्ठा है, एक बाप अपनी लड़की के बारे में सोचता है कि शादी के मंडप से जहां लड़का चला जाएगा तो दूसरी बार शादी कौन करेगा। ऐसे समाज के अंदर फिर वो लड़की का बाप चाहे कहीं से उधार लेकर या अपनी जितनी जमा पूंजी है सारी देकर भी अपनी लड़की को उसके ससुराल विदा करता है। आप सोचिए उस लड़की के बाप पर क्या बीतती है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो लड़का शादी से जस्ट पहले डिमांड करे, आप सोचिए क्या वो लड़का आपकी लड़की को खुश रख पाएगा? नहीं। तो फिर दहेज देने की जरूरत क्या है? लड़का कह रहा है जा रहा हूं तो जा, काले जावे तो आज ही जा, शादी के बाद परेशानी हो, इससे तो बढ़िया शादी से पहले स्टेप ले लो। तो कहने का मतलब आज जो दहेज वास्तव में जो रिवाज बना था वो पिता द्वारा पुत्री को उसका हक देना, उससे संबंधित रिवाज था, लेकिन दहेज के लालची भेड़ियों ने इस दहेज को कुरीति बना लिया। लड़की के बाप की हैसियत नहीं है, उसकी हैसियत से कई गुना ज्यादा डिमांड करके मांगना, और तब लड़की का बाप विवश होकर, और खास तौर से तब जब शादी सगाई तय कर ली, उसके बाद लड़की के बाप की हैसियत नहीं है लेकिन सगाई हो गई ना, मैं डिमांड करे तो डिमांड अंगली पकड़ाई, तो अब जो डिमांड करे वो उसको कबूल करो। और फिर लड़का कई बार शादी के मंडप में आकर जब डिमांड करना शुरू कर दे, लड़के के घर वाले शुरू कर दे, तो लड़की का बेचारा बाप क्या करे? विद्यार्थियों, इसीलिए
भारत सरकार ने कानून बनाया, दहेज प्रथा निरोधक अधिनियम 1961। ध्यान देना, दहेज प्रथा निरोधक अधिनियम 1961 भारत सरकार ने बनाया, और भारत सरकार ने दहेज प्रथा निरोधक कानून 1961 के तहत दहेज प्रथा को बिल्कुल ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन बावजूद इस कानून के बने, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, आज 59 साल हो गए इस कानून के, लेकिन आप भी जानते और मैं भी जानता हूं, यह कानून पूरी तरीके से, यह प्रथा पूरी तरीके से आज तक समाप्त नहीं हो पाई। देखो, लड़की के पिता का अपनी बेटी को अपनी इच्छा से, अपनी हैसियत से गिफ्ट देना, उपहार देना, धनराशि देना गलत नहीं है, लेकिन जब लड़के वाले अपने लड़के के लिए कहे कि मेरा लड़का धंधा लगा हुआ नहीं है, उसको धंधा करना है, 20 लाख रुपए दो, लड़की का बाप, क्यों भाई, लड़की के बाप के साथ कमाया था? आपको जानकारी हो, ऐसे समय में यह कुरीति बन जाती है। आपको जानकारी हो, अगर लड़के की हैसियत है तो खुद कमाए। जो लड़का शादी से पहले नाटक कर रहा है, शादी के बाद क्या करेगा? और आप ध्यान हो, इस दहेज के चक्कर में हजारों लड़कियां हर साल टांके के अंदर कूद जाती है, सुसाइड कर लेती है। देखो, इतनी कुरीतियां बता रहा हूं, मेरे तो बताते बताते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन प्रथाओं का उन्मूलन होना चाहिए। विद्यार्थियों, दहेज प्रथा की तरह ही आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर कहते हैं कि एक प्रथा राजस्थान के खेरार क्षेत्र के अंदर है, चारी प्रथा। राजस्थान के खेरार क्षेत्र के अंदर एक प्रथा है चारी। ये रिवर्स दहेज है। रिवर्स दहेज का मतलब क्या? खेरार का मतलब टोंक और भीलवाड़ा। टोंक और भीलवाड़ा जिलों में राजस्थान के अंदर एक प्रथा प्रचलित है, चारी प्रथा, जिसके अंदर वर पक्ष वाले वधू पक्ष को दहेज देते हैं। ध्यान देना, ये उल्टा दहेज है, रिवर्स दहेज। वर पक्ष वाले वधू पक्ष को दहेज देते हैं। राजस्थान के खेरार क्षेत्र के अंदर इस प्रथा को कहते हैं चारी प्रथा। विद्यार्थियों, मुझे टॉपिक तो पूरा करना है, लेकिन आगे सर की जो रिकॉर्डिंग है वो सर आ चुके हैं, तो इसलिए मुझे अपनी क्लास को यहीं रोकना पड़ेगा। मैं तीसरे भाग के अंदर, मेरा विचार तो था दूसरे भाग में इन कुरीतियों को समाप्त कराऊं, लेकिन तीसरे भाग के अंदर सामाजिक कुरीतियों के चैप्टर को समाप्त करा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।